अगर से आपको यूट्यूब वीडियो बनाते हैं स्टडी से रिलेटेड, तो सबसे पहले ऑल आउट को जलाएं और उसके बाद स्टडी से रिलेटेड वीडियो बनाएं, नहीं तो कोई मच्छर आके आपकी क्लास को अटेंड कर सकता है। वो क्या करती है, फैगोसाइटोसिस करके उसको खा जाती है और फिर खाने के बाद उसको क्या करती है कि उसको तोड़ देती है। ठीक है, वैसे हमारे जो हेलो, वेलकम टू माय चैनल टेक्नीशियन स्टडी। ये हमारी इम्यूनोलॉजी की सीरीज है जिसका आज हम लोग दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने लास्ट सैटरडे को अपलोड किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इंट्रोडक्शन क्या होता है इम्यूनोलॉजी का। जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें जो सेल्स होती हैं वो कैसे काम करता है, उसका जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था वो हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था। आज के पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी सेल्स होती हैं जो कि इम्यून सिस्टम में हेल्प करती हैं, कैसे वो काम करती हैं, कैसे वो बनती हैं, और हम लोग इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स को आज के इस वाले पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को इम्यून सिस्टम वाले। ठीक है, तो हम लोग एक इम्यूनोलॉजी की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग यह देख रहे हैं कि जो भी हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। 5 पार्ट में हम लोग उसको देख रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट हम लोग रिलीज कर चुका है, हमारा दूसरा पार्ट है। तो आज के पार्ट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भी सारी सेल्स हैं, जैसे कि मैक्रोफेज है, डेंड्राइटिक सेल है, मास्ट सेल है, मोनोसाइट, और यहाँ पे जो हमारी टी सेल होती है, बी सेल्स होती हैं, ये सारी सेल्स जो होती हैं ये सारी हमारी इम्यून सेल्स हैं। और कैसे सेल्स बनती हैं, ठीक है, कहाँ पे बनती हैं वो सब हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि सारी सेल्स जो होती हैं वो हमारी सारी सेल्स जो होती है वो हमारी बोन मैरो में बनती हैं। ठीक है, तो बोन मैरो जो होता है जो हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स होती हैं। ठीक है, जैसे हमारी फीमेल जो थाई बोन जो होती है वो लॉन्ग बोन होती है। जो भी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, हमारा बोन मैरो पाया जाता है, जो करता है सभी टाइप की जो ब्लड सेल्स होती हैं उन सबका फॉर्मेशन कराता है। और जो भी जो हमारी इम्यून सेल्स जो भी प्रकार की होती हैं, सारी सेल्स जो होती हैं वो ब्लड सेल्स ही होती हैं, फिर ब्लड सेल्स के मॉडिफाइड वर्जन होती हैं। जिसके कारण हम मैक्रोफेज देखें, डेंड्राइटिक सेल्स देखें, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स देखें, टी हेल्पर सेल्स देखें, प्लाज्मा सेल्स देखें, तो ये सारी हैं तो ब्लड सेल्स ही, लेकिन इनसे कोई क्या है, मॉडिफाइड वर्जन हैं। जो भी हमारी जो इम्यून सेल हो या फिर जो हमारी ब्लड सेल्स हो, सारी सेल्स क्या होती हैं, बोन मैरो में बनती हैं। ठीक है, तो बोन मैरो में एक प्रकार की सेल पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। देखिए ये हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, इसी जो एक हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल होती है, इसी हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से ही सभी प्रकार की सेल्स बनती हैं। इसको हम लोग मास्टर सेल भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग मदर सेल भी बोल सकते हैं, ऑल सेल्स। ठीक है, और हमारी जो इम्यून सेल्स सारी प्रकार की होती हैं। तो हम लोग देखें सारी इम्यून सेल्स जो होती हैं वो बनती कैसे हैं। तो बोन मैरो के अंदर हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल होती है जो कि लगातार डिवाइड होती रहती है, मतलब 1 से 2 और फिर 2 से 4, ऐसे क्या करती है, हेमाटोपोएटिक जो स्टेम सेल होती है वो लगातार डिवाइड होती रहती है। जितनी रिक्वायरमेंट जिस सेल की होती है वो सेल्स क्या करती है, हेमाटोपोएटिक सेल डिवाइड होती है और फिर वो उस सीरीज में जाकर के वो सेल बनाती है। तो कैसे सारी टाइप की सेल्स बनती है हमारी इम्यून सिस्टम की, वो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस मतलब कि हीम मतलब तो ब्लड होता है, पोइसिस मतलब बनना होता है। तो ब्लड की जो सेल्स हैं वो कैसे बनती हैं वो हम लोग हीमोपोइसिस के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे सारी इम्यून सेल्स ही बनेंगी, तो उन सबको पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे सारी सेल्स बनती हैं। तो जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल होती है वो 2 प्रकार की सीरीज में चलती है कि एक होती है हमारी माइलॉइड सीरीज और दूसरी हमारी होती है लिम्फोइड सीरीज। ठीक है, अगर माइलॉइड सीरीज में चलेगी तो हमारी सारी टाइप की सेल्स बनेंगी जो यहाँ पे हम लोग आगे देखने वाले हैं। और लिम्फोइड सीरीज में अगर से जो हेमोपोएटिक स्टेम सेल है वो कन्वर्ट होती है तो लिम्फोइड सीरीज की सारी सेल बनाएंगे, जिसमें वो लिम्फोसाइट बनाएंगी, लिम्फोसाइट में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बनाएंगी। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग हेमाटोपोएटिक सेल्स में पहले माइलॉइड सीरीज की सेल देख लेते हैं। तो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल जो होती है वो माइलॉइड प्रोजेनिटर में कन्वर्ट होती है। माइलॉइड प्रोजेनिटर जो सेल होती है ये क्या होती है, प्रीमेच्योर सेल होती है, जो भी हम लोग सेल आगे पढ़ेंगे उन सेल्स की। तो जो माइलॉइड सीरीज की जो सेल्स होती हैं इससे क्या होती है कि ये माइलॉइड सीरीज की सेल होती है वो इरिथ्रोब्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकती है, जिससे कि हमारी आरबीसी बन सकती है। ठीक है, माइलॉइड प्रोजेनिटर जो है वो मेगाकार्य ब्लास्ट भी बन सकती है, जिससे क्या बनती है, प्लेटलेट्स बनती हैं हमारी। और जो माइलॉइड प्रोजेनिटर है वो मोनोब्लास्ट और माइलोब्लास्ट में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ मोनोब्लास्ट है और यहाँ माइलोब्लास्ट है। तो यहाँ पे जो हमारी आरबीसी अगर बन रही है और प्लेटलेट अगर बन रही है तो हमारी इम्यून सेल्स जो होती हैं इसमें आरबीसी और प्लेटलेट का डायरेक्टली कोई ऐसा रोल नहीं है हमारे इम्यून सिस्टम में कि वो डायरेक्ट इफेक्ट करती है, उनका अलग रोल है। जैसे कि प्लेटलेट का देखें तो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट का रोल है, और आरबीसी का देखें तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का रोल है। ये बहुत बड़े रोल है हमारी बॉडी में जो कि आरबीसी और प्लेटलेट्स करती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इम्यून सिस्टम की सेल्स के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इम्यून सिस्टम की सेल्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए कि हम लोग की सारी सेल्स कैसे बनती हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आरबीसी और प्लेटलेट भी ऐड किया हुआ है कि हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से माइलॉइड सीरीज में अगर से सेल जाती है तो वहां से इरिथ्रोब्लास्ट से हमारी क्या होती है, आरबीसी बनती है, जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराती है। और जो माइलॉइड प्रोजेनेटर होती है वो मेगाकार्योब्लास्ट बन सकती है, जिससे क्या बनती है, प्लेटलेट बनती है, जो कि बॉडी में क्लॉटिंग का काम करती है। और यही माइलॉइड सीरीज में क्या बनती है, मोनोब्लास्ट बनती है, जो कि आगे जाकर के मोनोसाइट बनती है। मोनोसाइट एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, ठीक है। तो जो मोनोब्लास्ट जो है वो क्या होती है, हमारी मोनोसाइट में कन्वर्ट होती है। जो मोनोसाइट जो होती है हमारी ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स होती है, ठीक है, जो कि फर्दर आगे जाके 3 प्रकार की सेल्स में कन्वर्ट होती है। वो मोनोसाइट जो होती है वो मास्ट सेल बनती है, डेंड्राइटिक सेल बनती है और फिर मैक्रोफेज बन सकती है। ठीक है, इस सारी टाइप की जो मैक्रोफेज है, डेंड्राइटिक सेल है और मास्ट सेल है, ये मोनोसाइट के ही क्या है, मॉडिफाइड वर्जन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मोनोब्लास्ट से क्या हुई, मोनोसाइट बनी, और मोनोसाइट से क्या हुआ, मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल और मास्ट सेल बनी हमारी। ठीक है, यही माइलॉइड प्रोजेनिटर जो है उससे हमारी माइलोब्लास्टी बनती है, जिसमें कि हमारी न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल और बेसोफिल, ये 3 प्रकार की क्या होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स बनती हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स के जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी जो हमारी होती है 5 प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे मोनोसाइटिक डब्ल्यूबीसी है, लिम्फोसाइटिक डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, वैसे न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल और बेसोफिल होती है। लेकिन मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो होती है, इसके जो न्यूक्लियस जो होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, मतलब होते तो है लेकिन विजिबल नहीं होते। लेकिन जो हमारी जो न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल और बेसोफिल होते हैं, इनके ग्रेन्यूल्स जो होते हैं विजिबल ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिनके कारण क्या होता है, इनको हम लोग ग्रेन्युलोसाइट भी बोलते हैं। न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल और बेसोफिल को हम लोग ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। ठीक है, इनके साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि साइटोटॉक्सिक नेचर के होते हैं। जब भी ये सेल्स जो होती हैं, या न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, बेसोफिल, जब भी सेल्स, जैसे न्यूट्रोफिल अगर किसी बैक्टीरिया वायरस को एंगल्फ करती है तो क्या करती है, जो इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो साइटोटॉक्सिक होते हैं, जो कि सेल को जाके, जो भी बैक्टीरिया सेल है या फिर वायरल सेल है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो माइलोब्लास्ट से क्या होती है, न्यूट्रोफिल बनती है, ईओसिनोफिल बनती है और बेसोफिल भी बनती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल से माइलॉइड सीरीज की सारी सेल्स हो गई। जैसे माइलॉइड प्रोजेनिटर से आरबीसी, प्लेटलेट, और यहाँ पे मोनोसाइट हमारी मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल, मास्ट सेल, और माइलोब्लास्ट से हमारी न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, बेसोफिल बनी। ठीक है, अब जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल है, इसकी दूसरी ब्रांच भी चलती है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जिसको हम लोग लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लिम्फोसाइट्स होती है वो सारी बनती है। तो लिम्फोइड प्रोजेनिटर जो होती है वो लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट होती है, और लिम्फोब्लास्ट जो होती है वो लिम्फोसाइट बनाती है। ठीक है, वो लिम्फोसाइट बनाती है। और लिम्फोसाइट जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है टी लिम्फोसाइट्स और दूसरी होती है बी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो बनती कहाँ पे है, बोन मैरो के अंदर ही बनती है। जो सारी प्रोसेस ये बनने की हो रही है, ये सारी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, बोन मैरो के अंदर हो रही है। ठीक है, तो जो टी सेल्स होती है वो बनती बोन मैरो के अंदर है, लेकिन इनका मैच्योरेशन जो होता है वो थाइमस के अंदर होता है। थाइमस एक इम्यून सिस्टम का ही एक ऑर्गन है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। उसके अंदर क्या होता है, टी सेल्स का मैच्योरेशन होता है, इसलिए हम उसको टी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, टी सेल भी बोलते हैं। ठीक है, बी सेल जो होती है वो बोन मैरो के अंदर ही बनती है, ये भी लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार की, टी सेल और बी सेल। ठीक है, तो टी सेल क्या हुई, थाइमस के अंदर डेवलप हो रही है, इसलिए हम टी सेल लिम्फोसाइट्स बोलेंगे। और बी सेल जो है बोन मैरो के अंदर ही क्या हो रही है, बन रही है और वहां पे मैच्योर हो रही है, उसको हम लोग बी सेल बोलते हैं। ठीक है, ये बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। अब जो क्या होती है, टी लिम्फोसाइट जो होती है वो आगे जाके क्या होती है, मॉडिफाइड होकर के एनके सेल, जिसको हम नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं, वो बनती हैं, और टी हेल्पर सेल्स बनती हैं, जो क्या करती हैं, इम्यूनिटी, जब कोई हमारे बॉडी के अंदर कोई वायरस अटैक करता है और उसको मैक्रोफेज जो सेल होती है वो उसको इंगल्फ करती है, और इंगल्फ करने के बाद क्या होता है, वो मैक्रोफेज टी हेल्पर सेल्स को बताती है कि ये किस प्रकार का एंटीजन है, किस प्रकार का वायरस बैक्टीरिया है। और फिर टी हेल्पर सेल्स क्या करती हैं, वो डायरेक्ट कोई बैक्टीरिया वायरस पर अटैक नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं कि जो भी बैक्टीरिया वायरस मैक्रोफेज ने इंगल्फ किया है या फिर डेंड्राइटिक सेल ने इंगल्फ किया है, तो वो वायरस बैक्टीरिया को क्या करती हैं, देखती हैं, और उनको क्या करती हैं, वो हेल्प करती हैं, वो मैसेज को पहुंचाती हैं बी सेल्स के पास, और बी सेल्स क्या करती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं, और जिससे क्या होता है, वो बैक्टीरिया वायरस को किल किया जाता है। तो ये टी हेल्पर सेल्स होती है, हेल्प करती हैं अदर सेल्स की कम्युनिकेट करने में और क्या करना, एंटीबॉडीज बनाने में, इसलिए इसको टी हेल्पर सेल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर क्या होता है, लिम्फोसाइट जो होती है वो बी लिम्फोसाइट बनती है, और बी लिम्फोसाइट क्या होती है, जब वो मैच्योर होती है, जब वो
जब मॉडिफाइड होती है तो वो क्या होती है, वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती है। जो प्लाज्मा सेल जो होती है हमारी, वो क्या करती है, हमारी एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक, प्लाज्मा सेल जो होती है क्या करती है, हमारी एंटीबॉडीज बनाती है। तो ये हमारी सारी टाइप की सेल्स हैं जो कि क्या करती हैं कि कैसे हमारी बोन मैरो बनती है, कैसे हमारी सीरीज चलती है, हेमोपोटिक सीरीज, जो माइलोइड सीरीज, लिम्फोसीरीज जाती हैं, और कैसे ये सारी सेल्स बनती हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे सारी सेल्स बनती हैं, जो भी हमारी इम्यून सिस्टम की सारी सेल्स होती हैं, वो कैसे सारी सेल बनती हैं। अब हम लोग अब देखते हैं कि कैसे जो सारी सेल्स होती हैं, चाहे प्लाज्मा सेल हो, टी हेल्पर सेल हो, एनके सेल, मास्ट सेल, डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेज सेल, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल, ये सारी इम्यून सेल्स हैं। ये सारी इम्यून सेल काम क्या होता है और कैसे वो हमारी बॉडी के किस किस पार्ट में पाई जाती हैं और कौन कौन सा वो काम करती हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो मैं इसको रब करके देखता हूँ उसके अंदर। तो हम लोग देखेंगे कि सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम कौन कौन सी सेल्स होती हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, जिसको हम लोग डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं बॉडी का। ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी है, जिससे क्या होता है कि जो कि हमारी बॉडी को बाहर के एंटीजन से डिफेंड करता है। ठीक है, तो अगर से हम लोग यहाँ पे देखें, अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है घर से, तो कैसे हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करती हैं और कैसे उस एंटीजन को किल करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखें कि पहले जो हम लोगों ने सेल हमारी की बोले तो न्यूट्रोफिल पहली सेल है हमारी, जो कि क्या करती है ब्लड में, जो हमारे लगभग हमारे ब्लड में 40 to 70% जो होती हैं वो न्यूट्रोफिल पाई जाती हैं। लगभग 40 से 70% क्या होती है, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस आता है, जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो उनको क्या करती हैं, एक फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, जिसमें क्या करती है, इनको इंगल्फ कर लेती है, बैक्टीरिया वायरस को क्या करती है, इंगल्फ कर लेती, खा जाती हैं, और खाने के बाद क्या करती हैं, अपने अंदर से केमिकल्स निकालती हैं और उनको किल कर देती हैं। तो जो ये न्यूट्रोफिल होती हैं वो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को करती हैं। ठीक है, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करती हैं और क्या करती हैं, किल कर देती हैं। मान लो यहाँ पे एक एंटीजन है, यहाँ पे न्यूट्रोफिल है, और वो इसके पास जाएगी ऐसे करके, और फिर क्या करेगी, इसको खा करके ऐसे कर देगी, और फिर बाद में इसको तोड़ देगी, पूरी फ्रेगमेंट कर देगी। तो इस टाइप से क्या करती है, पूरी प्रोसेस फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस कहलाती है, जिसमें क्या करती हैं कि एक एंटीजन को, जो हमारी न्यूट्रोफिल सेल होती है, वो उसको इंगल्फ करके उसको तोड़ देती हैं, फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देती हैं, जिससे कि वो किल हो जाता है। सर यहाँ पे यूसिनोफिल जो होती है वो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को नहीं करती है। वो क्या करती है कि अगर से कोई एंटीजन अगर है तो उसके पास जा करके उसके अगर केमिकल्स रिलीज करेगी, और जिससे क्या होगा, वो एंटीजन टूट जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो जो यूसिनोफिल जो होती है केमिकल्स रिलीज करती हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, बेसोफिल भी सेम केमिकल्स रिलीज करती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो भी एंटीजन बाहर से आते हैं। यूसिनोफिल जो होती है, जब कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन अगर से होता है, तो देखा गया कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन जब भी अगर से होता है तो यूसिनोफिल क्या होती है, इंक्रीज मिलती है, हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलती है। इनका नंबर ऑफ काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये क्या करने लगती हैं कि वहाँ पैरासाइट को जा करके किल करने लगती हैं। बेसोफिल का भी कोई इतना हमको खास फंक्शन पता नहीं है कि कब बढ़ती हैं कब नहीं बढ़ती हैं, लेकिन यूसिनोफिल का पता है, न्यूट्रोफिल का पता है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ के आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखें अगर से कि और भी सेल्स होती हैं, जैसे मैक्रोफेज होती है, मैक्रोफेज डेंड्रिकल सेल्स, ये भी जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस है, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को करती हैं। ठीक है, लेकिन फैगोसाइटोसिस के साथ साथ और भी काम करती हैं। तो जैसे कि जो हमारी मैक्रोफेज होती है वो क्या करती है कि जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर अगर से एंटर करता है, तो मैक्रोफेज क्या करती है, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के जरिए उस एंटीजन को क्या करती है, इंगल्फ कर लेती है, उसको अपने अंदर खा जाती है। ठीक है, और उसके बाद उसको तोड़ देती है छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाएगा एंटीजन। ठीक है, तो मैक्रोफेज क्या करती है कि कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया उसको इंगल्फ कर लेगी फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस से, और उसको क्या करेगी, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ देगी। ठीक है, तोड़ने के बाद क्या करेगी, वो उन छोटे छोटे फ्रेगमेंट को एज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रिप्रेजेंट करेगी। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होता है कि उसने एंटीजन को इंगल्फ किया हुआ है मैक्रोफेज ने, और वो बता रही है कि हमने एंटीजन को इंगल्फ किया हो, वो किस प्रकार का एंटीजन है। वो सेल किसको बताती है, यहाँ पे वो सेल बताती है टी सेल को। ठीक है, टी सेल को बताती है कि हमने एक एंटीजन को इंगल्फ किया हुआ है जो कि इस प्रकार का है, और फिर टी सेल उसको देखती है। ठीक है, और टी सेल क्या करती है, बी सेल्स को बताती है कि इस प्रकार का एंटीजन आया हुआ है, जो कि बाहर से आया हुआ है, जो कि कैसे नेचर का है। फिर बी सेल क्या करती है, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे प्लाज्मा सेल जो हमारी है, और प्लाज्मा सेल क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है, और फिर जो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, एंटीजन को क्या करती हैं, किल कर देती हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, सारी सेल्स एक कॉम्बिनेशन में काम करती हैं यहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम पे। ठीक है, दूसरी जो हमारी सेल कौन सी होती है, डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल क्या करती है, डेंड्राइटिक सेल जो हमारे एंटीजन होते हैं उनको
एंगल्फ करती है फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए, ठीक है, एंगल्फ करती है अपने अंदर फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए, लेकिन क्या करती है वो अपने जो एंटीजन प्रेजेंटिंग जो हमारी डेंड्राइटिक सेल है वो भी एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, लेकिन वो क्या करती है जो भी एंटीजन को एंगल्फ करती है उनको क्या करती है यहाँ पे अपनी जो उसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पे क्या करती है शो करती है, उनको ऐसे शो करके बाहर शो करती है और वो बताती है यहाँ पे कि कौन सा यहाँ पे एंटीजन हमने एंगल्फ किया हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं MHC मेजर हिस्टो कॉम्प्लीमेंट्री केमिकल बोल सकते हैं, जिसके जरिए क्या करती है यहाँ पे जो सेल होती है वो बताती है कि कौन सा हमने एंटीजन को एंगल्फ किया हुआ है डेंड्राइटिक सेल यहाँ पे, ठीक है। और फिर वो डेंड्राइटिक सेल क्या करेगी, डेंड्राइटिक सेल किसको बताएगी, वो भी टी सेल को बताएगी, टी सेल क्या करेगी बी सेल्स को बताएगी, बी सेल क्या करेगी प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगी और प्लाज्मा सेल क्या करेंगी एंटीबॉडीज बनाएंगी। अब हम लोग देखते हैं कि नेचुरल किलर सेल्स कैसे काम करती हैं। नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं, जब भी अगर से कोई एंटीजन, मान लो यहाँ पे कोई एंटीजन है और उसको वो नेचुरल किलर सेल ने देखा और उसको आइडेंटिफाई किया नेचुरल किलर सेल ने, तो वो क्या करेगी नेचुरल किलर सेल वहाँ पे एंटीजन के पास जाएगी और उसको क्या करेगी कुछ केमिकल्स रिलीज करेगी और उस नेचुरल किलर सेल्स क्या करेगी उस एंटीजन को किल कर देगी, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल किलर सेल जो होती है उसका एक और काम होता है कि अगर हमारी बॉडी की कोई सेल जो है, मान लो हमारी बॉडी की कोई सेल है और अगर से वो इन्फेक्ट हो चुकी है, ठीक है, किसी भी एंटीजन से या फिर किसी भी बैक्टीरिया वायरस से, तो क्या करती है नेचुरल किलर सेल्स क्या करती है उन सेल्स को, हमारी बॉडी की जो सेल जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उन सेल्स को भी क्या करती है किल करती है और उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करती है हमारी। तो हमारी नेचुरल किलर सेल्स होती है, इस प्रकार से हमारी बॉडी में काम करती है इम्यून सिस्टम में। दूसरी हमारी होती है मास्ट सेल। तो मास्ट सेल कैसे काम करती है कि मास्ट सेल हमारी जो स्किन होती है, स्किन लेयर इनमें पाई जाती है और वो क्या करती है कि जब भी कोई पैथोजेंस जो रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर किए, मान लो कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर किए जिसको हम लोग एंटीजन ही बोलते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जब भी एंटर करता है अगर से, तो मास्ट सेल जैसे कि अगर स्किन के थ्रू एंटर किए तो वहाँ पे क्या करेगी स्किन में इन्फ्लामेशन करेगी, इन्फ्लामेशन रेडनेस लेके आएगी, वहाँ पे क्या करेगी कि वैसोडाइलेशन कर देगी वहाँ पे। तो बहुत सारी क्या करती हैं कि एज वहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस करती हैं, एलर्जी रिएक्शन करती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बाकी जो सेल्स होती है जैसे डेंड्राइटिक सेल और हमारी मैक्रोफेज, उन सेल्स को पता चलता है वो सेल्स भी आती हैं और यहाँ पे टी सेल्स आती हैं, बी सेल्स आती हैं, फिर जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं वो एंटीबॉडी उनके अगेंस्ट बनाने लगती हैं जो पैथोजेंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके। तो इस प्रकार से क्या होती है मास्ट सेल जो होती हैं वो वहाँ पे रिएक्शन पैदा करती हैं, जब भी कोई एंटीजन या फिर पैथोजन के अगेंस्ट कॉन्टैक्ट में आती है तो मास्ट सेल क्या करती है वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन करती हैं वहाँ पे, तो जिसके कारण क्या होता है कि और भी सेल्स अलर्ट हो जाती हैं हमारी बॉडी की, ठीक है। टी सेल हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, टी सेल जो होती हैं कि जो मैक्रोफेज जो होती है वो क्या करती है यहाँ पे टी सेल को सिग्नल देती है कि आपको टी सेल को सिग्नल देगी कि वहाँ पे क्या करना है, बी सेल्स को बताना है कि इनकी एंटीबॉडीज इस एंटीजन के अगेंस्ट में बनानी है। तो टी सेल क्या करती है, हेल्पर टी सेल्स होती हैं, ये हेल्प करती हैं किसमें, एंटीबॉडी बनाने में, ठीक है। किसकी, बी सेल की हेल्प करते हैं, बी सेल को बताते हैं कि इस प्रकार का एंटीजन आया हुआ है जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनानी है। तो बी सेल क्या करती है प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती है और प्लाज्मा सेल मेन काम जो एंटीबॉडीज की जो फैक्ट्री जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो प्लाज्मा सेल होती है, जो कि एंटीबॉडीज की फैक्ट्री होती है, जो कि क्या करती है एंटीबॉडीज को बनाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल, नेचुरल किलर सेल, मास्ट सेल, टी सेल, बी सेल और प्लाज्मा सेल काम करती हैं। अब इनके अलावा एक और सेल्स भी पाई जाती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मेमोरी सेल, ठीक है। मेमोरी सेल किसको बोलेंगे कि अगर से कोई एक बार कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, सारी प्रोसेस हो गई, उसकी एंटीबॉडीज भी बन गई, ठीक है। जब एंटीबॉडीज जब बन जाती है, ठीक है, तो क्या करती है बी सेल जो होती हैं, कुछ बी सेल क्या होती हैं वो मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक। कुछ जो बी सेल होती है क्या करती हैं वो मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो मेमोरी सेल जो होती हैं जब भी अगर से दोबारा वो एंटीजन एंटर किया जिसके अगेंस्ट में इतनी सारी प्रोसेस हुई है, एंटीबॉडीज बनी हुई है, तो डायरेक्ट ही मेमोरी बी सेल जो रहेंगी वो पहचान लेंगी कुछ प्रकार के एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर पहले आ चुका है अगर से हमारे एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर, तो उसके अगेंस्ट में डायरेक्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी और उसको क्या करेगी, किल कर देगी। ये सारी प्रोसेस नहीं होगी। जैसे कि हम लोग जो वैक्सीन अगर से हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करी जाती है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती है उस पर्टिकुलर क्या एंटीजन के अगेंस्ट में। जैसे कि हेपेटाइटिस की अगर उसको वैक्सीन लगती है तो उस हेपेटाइटिस वायरस के अगेंस्ट में क्या होती है कि एंटीबॉडीज बन जाती है उसकी बॉडी के अंदर, और फिर वो क्या होती हैं कि जो हमारी बॉडी होती है वो मेमोरी सेल के रूप में क्या करती है कि स्टोर करके रख लेती है उसके अगेंस्ट में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस हेपेटाइटिस वायरस के अगेंस्ट में। और फिर जब दोबारा कोई
हेपेटाइटिस के वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो क्या होता है कि जो मेमोरी सेल्स हैं क्या करती हैं कि प्लाज्मा सेल्स को कन्वर्ट होती हैं और फिर क्या होती है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती हैं। फिर क्या होती है, फिर वो जो हमारा वायरस है वो इफेक्ट नहीं कर पाता और हमको नुकसान नहीं पहुँचाता है। ऐसे कोविड की वैक्सीन के साथ भी होता है। कोविड की वैक्सीन के कुछ पार्ट्स हमको दिए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं, फिर उसके अगेंस्ट में क्या होती है हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है और फिर मेमोरी सेल्स बनाती है हमारी बॉडी। जब भी कोई दोबारा कोविड का वायरस अगर एंटर किया तो उसके अगेंस्ट में क्या करती है, रैपिडली फिर एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। तो ये मेमोरी सेल होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल और ये सारी सेल्स हम लोगों ने पढ़ी यहाँ पे, देखी ये कैसे काम करती हैं और कैसे ये मेमोरी सेल हमारी काम करती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर से आपको हमारी सीरीज़ ये अच्छी लग रही है जो भी हम लोगों ने इम्यूनोलॉजी की सीरीज़ लेकर आई है, इसके पहले एक पार्ट रिलीज किया हुआ था, ये दूसरा पार्ट हमारा है। इसके बाद 3 पार्ट और हमारे इस सीरीज़ के आने वाले हैं जो कि हर सैटरडे के दिन शाम को 7 बजे टेक्नीशियन स्टडी हमारे इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।